Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th July 2023. 30 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और संडे का दिन है। अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए हैं, ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। देखिएगा ज़रूर वीडियो। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले न्यूज़ आइटम्स के साथ, उसके पहले क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आई होप आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। पहला सवाल है, रूल 267 ऑफ द राज्यसभा विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली परटेन्स टू। रूल 267 जो था अभी रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है किसके रिलेटेड है ये। ऑप्शन आ रहे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, बी सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस, सी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, या डी स्पेशल मेंशन। तो अब आप थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी सस्पेंशन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस। देखो हुआ क्या था, मणिपुर वाला जो इशू है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए रूल 267 का मतलब को कॉल किया गया था बाय द अपोजिशन। उनका ये क्या होता है कि रूल 267 कहता है कि कोई अगर बहुत अर्जेंट मैटर है या कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके लिए बाकी का जो नॉर्मल बिजनेस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये देखो इसीलिए सस्पेंशन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस, ताकि किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन किया जा सके। तो दिस वॉज द मणिपुर केस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, अ मोशन अंडर 267 indicates that a matter was serious enough for the house to suspend its normal business to take it up, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब दूसरा सवाल जो है, स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोलिगाज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ कर्नाटका। दूसरा कह रहा है दे लिव इन द कोर एरियाज ऑफ बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। तीसरा कह रहा है सोलिगा ट्राइब कंज्यूम्स सिल्वर कॉक्सकॉम्ब, अ वीड एज न्यूट्रिशियस लीफी वेजिटेबल। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। तो 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई एबल टू आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट्स क्यों सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। हालांकि सोलिगास जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं कर्नाटका के, बट दे आर नॉट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 है टोटल, है ना। हर स्टेट के अलग अलग हैं और सारे स्टेट्स में है भी नहीं, कुछ ही स्टेट्स में है। याद रखिएगा कर्नाटका के जो पीवीटीजी हैं वो हैं जेनु, कुरुबा और कोरागा। याद रखिएगा 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं कर्नाटका के, जेनु, कुरुबा और कोरागा, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कि बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व वाले एरिया में रहते हैं, बिल्कुल सही है। एंड दे कंज्यूम सिल्वर कॉक्सकॉम। तो याद रखिएगा सिल्वर कॉक्सकॉम को कंज्यूम करते हैं। सिल्वर कॉक्सकॉम एक न्यूट्रिशियस लीफी ग्रीन वेजिटेबल है दैट ग्रोज वेल इवन ऑन फैलो लैंड एंड इन ड्रॉट लाइक कंडीशन। हालांकि पहले लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, अब ज़्यादा पता चलने लगा है इसके न्यूट्रिशियस एडवांटेजेस एंड ऑल। तीसरा जो न्यूज़ है, क्वेश्चन है, वो है धाला क्रेटर। धाला क्रेटर रिसेंटली न्यूज में था, तो आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। आपके लिए सवाल ये रहेगा मेरी तरफ से कि क्यों न्यूज में था, कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। धाला क्रेटर वॉज रिसेंटली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। क्यों न्यूज में था वो एक बार आप गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज अ होमवर्क टू यू। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस। पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज की न्यूज है। इन सहारा सागा अ स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड अ न्यू होप। अब देखो क्या है, आप सबको पता होगा कि सहारा स्कैम हुआ था, है ना। सहारा स्कैम बहुत फेमस स्कैम है, बहुत पहले से चल रहा है। और इसमें जो उसका सुब्रतो सहारा था उसको अरेस्ट भी किया गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। अब ये स्कैम हुआ कैसे था मैं आपको बता दूं। देखो एक कोऑपरेटिव टाइप से ये स्कीम चली थी। द स्कीम वॉज रन ऑन बेसिस ऑफ अ कोऑपरेटिव, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा हुए, सब ने बोला 10 रुपये देंगे, आप हमको देंगे 10 रुपये, हम आपको देंगे 10 रुपये, हम आपको देंगे 10 रुपये, हम आपको देंगे। क्या होता है, सहारा ने जो कंपनी बनाई थी उसका ये कहना था कि अगर आप 10 रुपये दोगे तो 7 दिन में पैसे डबल। हेरा फेरी वाली बात, 7 दिन में पैसे डबल। अब देखो 10 लोगों ने पैसे दिए, मान लो 10 लोगों ने पैसे दिए तो 100 रुपये इकट्ठे हो गए। अब पहले वाले को हमने क्या कर दिया, 10 की जगह 20 लौटा दिया। अभी भी हमारे पास 80 रुपये बच रहे हैं, ठीक है ना। 20 रुपये हमने इसको लौटा दिया। अब जैसे हमने उसको 20 रुपये लौटाया तो इसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगली बार इसने क्या बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं अगर आपको 1000 रुपये दूं तो क्या आप उसको 2000 कर दोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा। अब इतने तक में 10-10 रुपये करते करते मेरे पास 4000 रुपये भी इकट्ठे हो गए थे, है ना। इसने अब मुझे 1000 दे दिए। अब 1000 दिए तो मैंने उससे 10-10 रुपये के डबल करके दूसरे लोगों को दे दिए, है ना। तो दूसरों से ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो एक तरीके से इस तरीके से ये स्कीम चली कि लोगों का एक का पैसा, इसकी टोपी उसके सर वाली बात थी, इसका पैसा उसको दिया गया, डबल किए गए। फिर ऐसा नहीं कि सबके पैसे लूट गए, कुछ लोगों के डबल भी हुए, जो निकल गए,
कुछ लोगों के डबल भी किए गए, है ना। हाँ, लास्ट में फाइनली 1-2 साल बाद पूरी की पूरी पैसे लेके कंपनी गायब, है ना। तो ये तो था सहारा स्कैम, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया जो आपको समझना था, है ना। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि जो रिफंड क्लेम्स हैं लगभग 5,000 करोड़ के, मिलियंस ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स, बहुत छोटे छोटे डिपॉजिटर्स थे, डेली वेज के वर्कर्स थे, गांव के लोग थे, महिलाएं थी जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, तो उनके पैसे रिफंड करने के बाद जो जेन्युइन रिफंड है उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। और इस पोर्टल में 10,000 रुपए से स्टार्टिंग की गई है ना, याद रखिएगा। देखो लिखा है सेंटर्स रिफंड पोर्टल रिटर्न्स ओनली 10,000 ईच टू इन्वेस्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है ना, याद रखिएगा। लगभग 15.28 लाख इन्वेस्टर्स ने रजिस्टर कर लिया इस पोर्टल में, और 10,000 रुपए हर इन्वेस्टर को लौटाया जाएगा अभी पहली किश्त में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल मतलब जितना उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये तो था सहारा स्कैम की बात, और उसमें क्या पोर्टल क्या बना है उसके बारे में। इन केरला विलेज हार्मनी गेट्स रिचर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, केरला में एक जगह है, अ टेम्पल एंड अ मॉस्क इन एलावरा मकूजी केम टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट 2 ऑफरिंग बॉक्सेस नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे 2 ऑफरिंग बॉक्सेस बनाए गए हैं, एक दूसरे के बगल में बनाए गए हैं, टेम्पल भी है, मॉस्क भी है, दोनों बिल्कुल अगल बगल बनाए गए हैं। जगह का नाम थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जगह का नाम क्या है, एलावरम कूजी, याद रखिएगा, एलावरम कूजी, इट्स अ विलेज इन कोल्लम, तो याद रखिएगा कोल्लम में एक गांव है एलावरम कूजी, वहां पर ये 2 प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अगल बगल बनाए गए हैं। और that is the thing which is important. I hope you will remember this location at least for that purpose. एक केस स्टडी के रूप में भी आप लिख सकते हैं, कभी आपको सेक्युलरिज्म पे या कभी आपको मतलब रिलीजियस इक्वल मतलब यूनिटी की बात करने की मौका मिले तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको देखना है। टर्बुलेंस हिट्स उड़ान स्कीम, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, और लगभग 50% जो रूट्स हैं वो अभी ग्राउंडेड चल रही हैं बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस, बिकॉज ऑफ द जो ये आपका ये क्लाइमेट मतलब जो मौसम है इस तरीके से, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये RCS स्कीम याद रखिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, थोड़ा सा बस इसको ज़्यादा नहीं, नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा था। आगे देख लेते हैं, फेसिंग द एक्स न्यू फॉरेस्ट डेफिनेशन मेक्स लार्ज ट्रैक्ट्स वल्नरेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कई बार हमने डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 1996 का बहुत फेमस जजमेंट है गोडा वर्मन जजमेंट, याद रखिएगा गोडा वर्मन जजमेंट है 1996 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल वो एरियाज जो फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है मतलब क्लासिफाइड है एज फॉरेस्ट, केवल उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे एरियाज जहां पे ट्री कवर है उनको भी प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। गोडा वर्मन जजमेंट में ये डेफिनेशन थी। जब ये डेफिनेशन थी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन थी, क्योंकि आपने फॉरेस्ट एरियाज तो इंक्लूड किए ही किए हैं, आपने वो एरियाज भी इंक्लूड किए हैं जो क्लासिफाइड नहीं है फॉरेस्ट एरियाज के रूप में, बट दे हैव ट्री कवर, ठीक है ना। बट अभी क्या है, जो नए रिसेंट अमेंडमेंट किए गए हैं, है ना, रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 से क्या किया गया है कि अब केवल उन एरियाज को फॉरेस्ट में स्ट्रिक्टली रखा गया है जो कि क्लासिफाइड है फॉरेस्ट एरियाज के रूप में, उन्हीं को प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है ना। तो जो 1996 में डेफिनेशन थी फॉरेस्ट की, उसको अल्टर कर दिया गया है और बहुत ही नैरो एक व्यू लिया गया है फॉरेस्ट की डेफिनेशन का। इस कारण से जो ट्राइबल्स हैं वो भी एक तो इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब वल्नरेबल हो जाएंगे, प्लस ऐसे एरियाज, मैंने कल भी आपको एक एडिटोरियल में बताया था कि 28% ऐसे एरियाज हैं लैंड के इंडिया में जो कि क्लासिफाइड नहीं है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पे बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे क्लासिफिकेशन नहीं है इस तरीके से, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्लासीफाई नहीं करती हैं, है ना, तो वो भी एक इशू है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी गई, जैसे डोंगरिया खोंड ट्राइब के बारे में लिखा गया है। उड़ीसा में 13 PVTG हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स उड़ीसा में 13 हैं, उनमें से एक डोंगरिया खोंड है। उन्होंने एक हिस्टोरिक बैटल लड़ा था अपने मतलब बॉक्साइट माइनिंग से अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए। नियमगिरी हिल्स का नाम आपने सुना होगा, 2004 से लेकर के 2013 तक लड़ाई लड़ी थी डोंगरिया खोंड्स ने और जीती भी थी, बॉक्साइट माइनिंग से मतलब बचाया था नियमगिरी हिल्स को, है ना, एंड फॉरेस्ट जो लैंड था उसका डाइवर्जन होने से रोका गया था, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग, ये हमारे पास ऑलरेडी सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, है ना। और अब जाकर के जो डेफिनेशन चेंज करने की बात की जा रही है और ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियस सी बात है, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, जो फॉरेस्ट ट्रैक्ट है वो भी और जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनको भी।
अगला जो टॉपिक है वो इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप। मध्य प्रदेश हैज द मोस्ट बिग कैट्स, ठीक है ना। तो टाइगर के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और वेस्टर्न घाट में हालांकि लोकलाइज्ड कुछ डिक्लाइन भी देखने को मिला है, ठीक है ना। एंड इंडिया का जो टोटल टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है टू 3682, 3682 हो गई है 2022 में, और 2018 वाले सेंसस में 2967, 2967 थी, अब 3682 है, ठीक है ना। तो ये टाइगर सेंसस करता कौन है ये आपको पता होगा, हर 4 साल में NTCA करती है, हर 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA नाम की बॉडी है, और वो हर 4 साल में टाइगर सेंसस करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको पता होना चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग समिट याद रखना चाहिए। सेंट पीटर्सबर्ग समिट 2010 में हुआ था, एंड इसी कारण से टाइगर डे भी आता है, 29 जुलाई आपको याद होगा, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो था 2010 में, उसमें रशिया में ये कहा गया था कि अगले जो 12 साल हैं, मतलब 2022 तक नंबर्स डबल कर देने हैं, टाइगर्स के नंबर डबल कर देने हैं। इंडिया में जो जब सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था उस समय 1400 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1400 से 1500 के बीच में थे, यानी कि जो हमारा डबल वाला टारगेट होता है वो 2800 कुछ के आसपास आता, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमने वो टारगेट पिछले सेंसस में ही पूरा कर लिया था, 2018 वाले सेंसस में ही पूरा कर लिया था। टाइम पीरियड हालांकि 2022 तक का था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो गए हैं, एंड 3682 हो चुका है फ्रॉम इन 2022, और 2018 वाले में कितने थे, 2967। जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो हमको देखने को मिले हैं मध्य प्रदेश में, 785 हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, 785 मध्य प्रदेश से। उसके बाद कर्नाटका 563, उत्तराखंड 560, महाराष्ट्र 444, है ना। एंड सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं है, नियरली 1/4 टाइगर जो है वो अभी आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे ये जेम पोर्टल के बारे में देख लीजिए। यस, नाउ जेम, देयर इज अ पोर्टल, जेम पोर्टल आपको पता होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जहां से गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है खरीदी कर सकते हैं। तो जेम, अगर आपसे कोई पूछे जेम पोर्टल किसके लिए है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जेम के थ्रू डायरेक्टली खरीदी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड वो जा करके वहां से ले सकते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, जो अभी रिसेंटली ये आपका साइंटिस्ट जो है ना, उनका ये कहना है कि जो मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट की, अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये नोटिफिकेशन दिया था कि आपको अब जेम पोर्टल से ही चीज़ें खरीदनी है, ठीक है ना। अब जेम पोर्टल से खरीदनी ठीक है, लेकिन जेम पोर्टल में बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो, मैं चूंकि इस सेटअप पे काम कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको दिक्कतें बता सकता हूँ। जेम पोर्टल में पहली चीज़ तो है कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा कम करके कई बार वो दिखा देते हैं ताकि उनसे गवर्नमेंट वाले खरीदने की कोशिश, जैसे मान लो क्या कंप्यूटर है ना, तो अगर मान लो कंप्यूटर 40,000 का आना चाहिए तो कुछ वेंडर्स जो है वो क्या कर देते हैं, 20,000 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप 20,000 देखोगे, अब गवर्नमेंट में देखो मशीनरी क्या होती है कि आपको लोएस्ट जो बिड रहती है उसमें खरीदना पड़ता है, ठीक है ना, वो लोएस्ट ढूंढना है। तो अब हम 20,000 वाले के पास जाएंगे, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसको ऑर्डर दोगे ना तो वो रिमूव कर देगा अपने प्रोडक्ट को, कैटलॉग से हटा देगा, है ना। मतलब वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, फिर कैटलॉग से हटा देगा, बोलेगा 20,000 में नहीं है वो, क्योंकि प्राइजेस चेंज होते रहते हैं उसके। दूसरी चीज़, कई बार क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते। तो वही चीज़ यहाँ पे साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो सबसे टफ चीज़ है वो ये है कि हमको जेम पोर्टल से क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, पहला इशू ये है। दूसरा ऑब्वियस बात है, वेंडर्स कई बार इस तरीके से धोखा देते हैं, प्रोडक्ट नहीं रहता तो भी लिख देते हैं कि हमारे पास है। और इसमें करप्शन की भी बहुत चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मतलब लोगों को लगता है ज़रूर होगा कि टेंडरिंग की प्रोसेस ज़्यादा मतलब फुल प्रूफ नहीं थी, जेम पोर्टल ज़्यादा फुल प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही लोग जो टेंडर करते थे वही लोग अब जेम पोर्टल में आ चुके हैं, और उसके माध्यम से उनकी वही सांठगांठ बैठी हुई है, वो गवर्नमेंट की मशीनरी उसको ऑर्डर दे देगी, वहाँ से वो खरीद लिया जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें वही चल रही हैं। इन बंगाल विलेज श्रिम्प फार्म थ्राइव्स ऑन मैनग्रूव लिटर। तो अब बंगाल आप सबको पता है वैसे भी सुंदरबन वाला जो रीजन है वो सबसे बड़ा मैनग्रूव का रीजन है, और यहाँ पे श्रिम्प्स की जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले तो कुछ टर्म्स लिख लीजिए आप लोग। भेरीज, जो ये टर्म लिखा है भेरीज, तो शैलो फिश पॉन्ड को बोलते हैं भेरीज,
ठीक है ना। और ये भेदी स्टम याद रखिए, शैलो फिश पॉन्ड। इसके अलावा कुछ मैनग्रोव की वेराइटीज भी लिखी हैं। पहले एक डेट लिख लीजिए, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम 26 जुलाई, 26 जुलाई को होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा कि कुछ जो मैनग्रोव की वेराइटीज हैं जैसे अविसेनिया बेस्ट सूटेड अमंग मैंग्रोव स्पीशीज फॉर प्लांटेशन इन दिस बंगाल रीजन। बंगाल में सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड जो मैंग्रोव स्पीशीज है वो है अविसेनिया, लिख लीजिएगा। अदर मैंग्रोव स्पीशीज जो हैं उनमें आता है हेरिटीरा फोमेस, याद रखिएगा, सुंदरी ट्री जो उसको बोलते हैं, हेरिटीरिया फोमेस सुंदरी ट्री। नाइपा फ्रूटिकेंस, नीपा पाम इसको बोलते हैं। राइजोफोरा म्यूक्रोनाट गर्जन ट्री इसको बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, सुंदरी ट्री, नीपा पाम, गर्जन ट्री। अगर आपसे पूछिए किसकी वेराइटीज हैं तो ये मैनग्रोव की वेराइटीज हैं, सुंदरी ट्री, नीपा पाम और गर्जन ट्री। अगर आपसे पूछे किसकी वेराइटीज हैं तो ये आपके मैनग्रोव्स की वेराइटी है, ठीक है ना। एंड एक और स्कीम के बारे में लिख लीजिएगा, साइमे, SAIME लिख लीजिए। SAIME क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। 2020 से स्टार्ट हुआ है। इसको गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड ग्लोबल नेचर फंड, GNF याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड ग्लोबल नेचर फंड ने इसको स्टार्ट किया है। इंडिया में भी चल रहा है ये साइमे, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिश स्पीशीज भी कुछ लिखी हुई, जैसे यहाँ पे टाइगर प्रॉन लिखा है, चपरा चिंगरी लिखा हुआ है, गोल्डा चिंगरी लिखा है, गोल्डा चिंगरी है ना। दीज आर ऑल द वेराइटीज ऑफ फिशेज एंड ऑल। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। अफ्रीकन यूनियन एंड EU इंक्रीजेस हीट ऑन द नाइजर कू लीडर्स। तो अब ये बात है, कल मैंने आपको बताया था नाइजर ने मिलिट्री कू कर दी है और वहाँ का जो लीडर है अब्दुल रहमान तियानी, उसने अपने आप को वहाँ का लीडर बता दिया है ना। तो वहाँ पे मिलिट्री कू हो गई है। अब यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन दोनों ही प्रेशराइज कर रहे हैं लीडर्स को, जो मिलिट्री लीडर है, कि भैया अपने अपने बैरक्स में जाओ वापस और वहाँ पे डेमोक्रेसी को दोबारा से स्टैब्लिश करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है। आगे देखते हैं क्या है, BPAL रेजिमेंट ट्रायल। अब यहाँ से मैं आपको इस न्यूज़ में केवल एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये लिख लो। अगर आपसे पूछे कि BPAL रेजिमेंट ट्रायल किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। BPAL रेजिमेंट ट्रायल रिलेटेड है आपका ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट से। BPAL में 3 ड्रग्स का नाम है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बेडाक्विलीन, देन प्रिटोमैनिड, देन लाइनेजोलिड। याद रखिएगा, बेडाक्विलीन, प्रिटोमैनिड एंड लाइनेजोलिड, इन 3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको BPAL रेजिमेंट ट्रायल बोलते हैं। अभी रिसेंटली देखा गया कि ये BPAL रेजिमेंट ट्रायल में जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें 85% का क्योर रेट देखा गया है ना। एंड 26 हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट चलता है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो लिखा है, और ये प्री XDR मतलब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का जो प्री फेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस शो किया है BPAL रेजिमेंट ट्रायल ने। तो आप लोग लिख सकते हैं 3 ये दवाइयों के नाम, है ना। और ये दवाइयाँ भी अगर आपसे पूछता है किससे रिलेटेड है तो वो भी आप बता सकते हैं, और BPAL रेजिमेंट ट्रायल आपसे पूछता है तो वो भी आप बता सकते हैं। थ्रेट ऑफ डेंगी फीवर एस्केलेट्स ग्लोबली। तो ग्लोबली जो डेंगी फीवर है बढ़ता जा रहा है, यूरोप में बढ़ा है, इनफैक्ट अभी सूडान में भी पहले केसेस देखने को मिले हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में केसेस देखने को मिले हैं, इंडिया में केसेस देखने को मिले हैं। डेंगी फीवर होता है डेंगी वायरस से, DENV बोलते हैं, डेंगी वायरस, याद रखिएगा। इट्स अ हाईली प्रेवेलेंट इन्फेक्शियस डिसीज एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी इन्फेक्टिंग ओवर 400 मिलियन पीपल ईच ईयर एज पर WHO, है ना। इट इज RNA वायरस, याद रखिएगा, फ्लेविवर्डी फैमिली का RNA वायरस है ये डेंवी, यानी कि डेंगी वायरस जो है वो RNA वायरस है, फ्लेविवर्डी फैमिली का। 4 serotypes are there, DenV1, DenV2, 3, 4, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। देर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर डेंगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो पॉपुलेशन, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अवेयरनेस को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। और मिडिल ईस्ट में याद रखिएगा, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एंडेमिक टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है मॉस्किटोज हैं सबके, इस कारण से वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे UPSC अगर आपको बना के देता है कि बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं है।
अगला है व्हाई हैज इजराइल प्लंज्ड इनटू क्राइसिस। ऑब्वियस सी बात है, इजराइल में जुडिशियल ओवरहॉल किया जा रहा है और अभी नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे चेंजेस पे एग्री किया है। क्या क्या चीज़ें चेंज की है मैं आपको बताऊँ। देखो क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब इजराइल जो है उसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इजराइल डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स वहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट के डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्ट्रीन है जिसको बोलते हैं द डॉक्ट्रीन ऑफ रीजनेबल डॉक्ट्रीन। रीजनेबल डॉक्ट्रीन के नाम पे कोर्ट्स अगर चाहें तो वहाँ पे गवर्नमेंट के की डिसीजंस को, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स को भी रीजनेबलनेस के बेसिस पे देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रीजनेबिलिटी की जो डॉक्ट्रीन है इसको कई जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट थी उसका ये कहना था कि ये ओवर रीच था, जुडिशियल ओवर रीच था एंड इस कारण से इसको हम चेंज कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर नलीफाइंग इट, ठीक है। तो ये आपको चीज एक समझनी है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इसके अलावा ये भी किया जा रहा है उनके द्वारा कि जो पहले तो रीजनेबिलिटी की डॉक्ट्रिन को एबॉलिश कर दिया, दूसरा उन्होंने जुडिशियल रिव्यू जो है ओवर लेजिस्लेशंस वो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है एंड उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के डिसीजन को हम एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 61 आउट ऑफ 120 वोट से रिमूव कर सकते हैं। तो कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको ओवरराइड करने के पावर पार्लियामेंट ने ले लिए हैं। दूसरा उन्होंने चेंज जो किया है वो ये किया है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी उन्होंने गवर्नमेंट के मेंबर्स बढ़ा दिए हैं। जैसे 9 मेंबर की कमेटी बनती है उसमें अभी तक गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो मेजॉरिटी में नहीं थे, है ना, जुडिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, जुडिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी कम कर दी है और गवर्नमेंट के मेंबर्स की मेजॉरिटी बढ़ा दी है ना। तो गवर्नमेंट का से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी वो बढ़ाना चाहते हो। तो ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो कि किए जा रहे हैं और हालांकि अभी मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट ही गया है वहां पे, देखते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। तो दैट इज द थिंग। आर ह्यूमन चैलेंज स्टडीज इफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है, 17 जुलाई को आईसीएमआर की जो बायो एथिक्स यूनिट है उसने कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट डाला है फॉर एथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। इनको ह्यूमन चैलेंज स्टडीज भी कहा जाता है। याद रखिएगा अभी तक इंडिया में ह्यूमन चैलेंज स्टडीज नहीं की जाती थी। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में क्या होता है, जैसे अभी क्या होता था, अभी क्या है, कुछ लोगों को, मतलब ऑब्वियसली बात है, लोगों को सैंपल की तरह रखा जाता था, जो लोग इन्फेक्टेड रहते थे उनसे उनके बेसिस पर समझा जाता था। ये ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। अब जो नई मेथडोलॉजी है ये ह्यूमन चैलेंज स्टडीज, हालांकि दूसरी कंट्रीज में चल रही है, तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में या कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज में क्या किया जाता है, लोगों को मतलब आप जानबूझ करके किसी डिसीज से इन्फेक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में क्या होता है, आप उनको जानबूझ करके वो इन्फेक्शन देते हो और उसके बाद उस डिसीज को स्टडी करते हो। जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें आप उनको बचाने की कोशिश करते हो उस डिसीज से, लेकिन इसमें आप उनको जानबूझ करके वो डिसीज देते हो, ठीक है ना। तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज हालांकि अभी तक नहीं होती थी इंडिया में, अब अभी रिसेंटली 17 जुलाई को आईसीएमआर की बायोएथिक्स यूनिट ने एक स्टेटमेंट डाला है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो कोई लिखा भी है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू साइंटिफिक मेथड इज दैट इज द nature of exposure to the pathogen by the participants. While participants in traditional clinical trials are strongly advised to adopt and adhere to safety measures. जो ट्रेडिशनल मेथड है, क्लिनिकल ट्रायल मेथड है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये एडवाइस दी जाती है कि आपको सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। वहीं पे जो ये आपका ह्यूमन चैलेंज स्टडीज है इसमें आप उनको यू आर लीविंग द पार्टिसिपेंट्स ऑन योर फ्री विल दैट दे गेट दैट इन्फेक्शन। उनको आप छोड़ देते हो अपने मन से, डिलिबरेटली एक्सपोज करते हो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस के सामने, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। देखो और लिखा है, डिफरेंसेस और हैं, ठीक है। यहां देखो, ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं टू स्टडी द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन, है ना। ड्रग्स एंड वैक्सीन की एफिकेसी को स्टडी करने के लिए ट्रेडिशनल ट्रायल होते थे। वहीं जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज हैं, दे आर कैरीड आउट टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेसेट्स ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे इन्फेक्शन को समझा जाता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ पे आप वैक्सीन की एफिकेसी या मेडिसिन की एफिकेसी समझते हो, यहाँ पर आप उस डिसीज के बारे में समझते हो, पैथोजन के बारे में समझते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज जो हैं वो लेस डेडली डिसीज के लिए की जाती हैं, क्योंकि आप उन वहाँ पे डेलिबरेटली इन्फेक्शन दिला रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप ऐसी किसी बीमारी का तो नहीं दिला दोगे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, है ना। तो इस कारण से दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
अगला है फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस जापानीज इन्वेस्टर टू एक्सपर्डाइट इन्वेस्टमेंट बैक एआई रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे जापानीज जो कंपनीज हैं उनसे बोला गया कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ इंडिया में। आपने बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट किया, हमारे यहाँ मुंबई अहमदाबाद के बीच में, अब आप एआई में इन्वेस्ट करो, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करो। और 25 साल का विंडो है इंडिया के पास 2047 तक टू गेट द डेवलप्ड कंट्री टैग। हम डेवलप्ड कंट्री टैग चाहते हैं। और आप एआई में इन्वेस्ट करो, हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करो, ग्रीन हाइड्रोजन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सेमीकंडक्टर्स में, एंड ग्रो विद इंडिया, इंडिया के साथ ग्रो करो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।